हेलो, वेलकम टू बी स्ने फ्रॉम लर्न। आज ये बहुत बड़ा पेपर है टीटी का, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे, ये 12 का पेपर है, जूनियर वाला। 2 फरवरी 2016 का पेपर है, चाहे ये पेपर हो जूनियर और चाहे प्राइमरी का पेपर हो। इसलिए इस पेपर को सॉल्व कीजिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कीजिएगा कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन है ये, और इनमें और आपकी जो जितनी भी आपने पढ़ाई की है वो सारी आपकी इस पे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उसको क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। चलिए आगे अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। रोसी स्याही धब्बा परीक्षण, नेक्स्ट टीएटी, नेक्स्ट शब्द साचर परीक्षण, नेक्स्ट 16 पीएफ परीक्षण। इनमें से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। देखिए व्यक्तित्व के क्या है, 3 परीक्षण होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव मेथड, सब्जेक्ट, और तीसरा होता है प्रोजेक्टिव। ये 3 तरीके के व्यक्तित्व के परीक्षण होता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव। तो सब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारे, जो हमारी ट्रेड होते हैं, केस हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी। रुकिए जरा, इसको इस पर आपको अच्छे से समझा देना, जिससे आपको पता चल जाए कि कितने तरीके के परीक्षण होते हैं, उससे आपको हेल्प रहेगी। तो पहले तो ये चैनल का नाम सुनिए, बी स्ने फ्रॉम लर्न। इसको सब्सक्राइब करने इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितने भी टीटी के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, टीटी और सीटेट के, उनको सॉल्व कीजिए। तो हम हमारा क्या है कि सब पर्सनालिटी जो है ना, पर्सनालिटी में 3 तरीके के हमारे परीक्षण हैं। फर्स्ट है सब्जेक्टिव, सेकंड है ऑब्जेक्टिव, और थर्ड है प्रोजेक्टिव। थर्ड हमारा मेथड है प्रोजेक्टिव। ठीक है। अब है क्या कि सब्जेक्टिव में जो आता है वो है केस हिस्ट्री, केस हिस्ट्री इसमें आता है। सेकंड में आता है ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। थर्ड में आता है प्रोजेक्ट सेल्फ रेटिंग। थर्ड में हमारा क्या आता है, सेल्फ रेटिंग। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें रिवाइज कर लीजिए। सेल्फ रेटिंग, सेल्फ रेटिंग इसमें आता है। क्वेश्चन आयर, क्वेश्चन आयर किसमें आता है, क्वेश्चन आयर सब्जेक्टिव मेथड में आता है। इसमें आता है क्वेश्चन आयर सब्जेक्टिव मेथड में। नेक्स्ट आता है स्केल, स्केल्स के जो परीक्षण होते हैं, जो परीक्षण होते हैं वो इनमें आते हैं। केवल आपको ये जानने की जरूरत है कौन कौन से परीक्षण होते हैं, ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये जानने की जरूरत नहीं है कि जो परीक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। ये सब जानने की जरूरत नहीं, केवल ये जानने की जरूरत है कि ये परीक्षण होते हैं। बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करके, बच्चों को ऑब्जर्व करके जो है आपका टेस्ट लिया जाता है, ऑब्जर्वेशन में आ गया। नेक्स्ट आता है चेकलिस्ट। नेक्स्ट क्या आता है, चेकलिस्ट। नेक्स्ट आता है आपका चेकलिस्ट। चेकलिस्ट के थ्रू बच्चे का पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव मेथड है, ठीक है। और सोशियोग्राम, एक सोशियोग्राम है, जो कि जैसे कोई जनसंख्या होती है या किसी चीज का मेजरमेंट करना होता है, पूरी हमारी जो भी सोसाइटी है उसका, उसके लिए सोशियोग्राम एक सोशियोमेट्री है, जिसके थ्रू सारा जो है टेस्ट कर लिया जाता है सोशियोग्राम के थ्रू। लेकिन ये बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है। तो इसमें वीक स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट, इन सब के क्राइटेरिया डिवाइड करके इनको सॉल्व कर लिया जाता है। अब हम आते हैं जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इससे एग्जाम में आता है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मेथड क्या होता है। अब नेक्स्ट आते हैं 3 टाइप के हमारे पर्सनालिटी के टेस्ट हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव। नेक्स्ट हम हमारा आता है प्रोजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, प्रोजेक्टिव। प्रोजेक्टिव में हमारा आता है, जो कि इसी प्रोजेक्टिव मेथड जो है ना हमारे, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टिव मेथड जो है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं के नाम दे देता है। तो सबसे पहला हमारा प्रोजेक्टिव है रोर्शा इंक ब्लॉट, रोर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट, यानी रोर्शा का स्याही धब्बा परीक्षण, रोर्शा का स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक है, ये हो गया पहला प्रोजेक्टिव मेथड। सेकेंड मेथड हो गया हमारा TAT। सेकेंड मेथड क्या होगा, TAT, यानी कि थीमेटिक, थीमेटिक एप्रिसेप्टिव, थीमेटिक एप्रिसेप्टिव सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, कंप्लीशन टेस्ट। सेकंड क्या है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। फोर्थ क्या है, इसी में है स्टोरी टेलिंग। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट क्या होता है, कई तरीके से लिया जाता है। एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू ले लिया जाता है टेस्ट, एंड स्टोरी कंप्लीशन के थ्रू टेस्ट होता है, वो कई तरीके से टेस्ट लिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा
हाँ, तो आप जो है नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेंस, जिसमें स्टोरी टेलिंग और स्टोरी कॉम्प्लीशन आता है। फोर्थ है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वैट। एक है टैट, एक है वैट। टैट है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, प्ले टेक्निक, ड्राइंग टेस्ट एंड नेक्स्ट प्रोडक्टिव टेक्निक। इतने सारे जो है ये हमारे प्रोजेक्टिव मेथड है जो कि पर्सनालिटी से रिलेटेड है। अब हम आते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण अभी हमने देखा है। टीएटी प्रोजेक्टिव मेथड को प्रक्षेपी परीक्षण कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। शब्द साचर परीक्षण अभी हमने बताया, WAT वैट। वर्ल्ड एप्रीसेप्ट, वर्ल्ड अभी हमने वैट पढ़ाया ना आपको, वही हो गया ये शब्द साचर परीक्षण, वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो 16 पीएफ परीक्षण जो है वो व्यक्ति का जो है प्रक्षेपी परीक्षण में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये क्वेश्चन आ जाता है, आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है। वॉटसन ने दिया है, मैस्लो ने दिया है, कोहलर ने दिया है, पावलव ने दिया है। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है। वॉटसन ने तो व्यवहारवादी सिद्धांत दिए हैं, कोहलर एंड कोफ्का में तो नहीं दिया है, पावलव ने दिया नहीं है, तो मैस्लो ने आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। आप लोगों ने आई होप ये सिद्धांत पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैस्लो का आवश्यकतावादी सिद्धांत क्या होता है। मैस्लो का आवश्यकतावादी सिद्धांत क्या होता है, सबने पढ़ रखा होगा। चलिए आइए हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको कि मैस्लो का मैस्लो मैस्लो की थ्योरी है हमारी, कौन सी थ्योरी है, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी आवश्यकता का कह लीजिए, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, या कह लीजिए मैस्लो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है, एक पिरामिड बना देते हैं, सॉरी पिरामिड बनेगा, एक पिरामिड बना देते हैं जिससे हमको समझने में आसानी रहेगी। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये ये पिरामिड की थ्योरी इसमें बना दी गई है, इसके आधार पर किया गया है। तो ये हमने पिरामिड बनाए जिसमें हमने सेक्शन डिवाइड किया, एक सेक्शन ये डिवाइड किया, दूसरा सेक्शन ये डिवाइड किया, तीसरा सेक्शन ये डिवाइड किया, और चौथा सेक्शन ये डिवाइड किया। ये देखिए मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, या मैस्लो, इंग्लिश में लिख लो मैस्लोस हायरार्की थ्योरी। हायरार्की मतलब सीक्वेंस में, जिसमें ऐसे ही है जो कोई भी चीज होगी वो एज अ सीक्वेंस ही चलेगी। उसमें ये नहीं है कि आप जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये एक सीक्वेंस में है, तो उसमें ये नहीं है कि सेकंड नंबर आप पहले कर लेंगे, कोई भी चीज हो उसमें आप ये नहीं होगा कि आप सेकंड नंबर पहले कर ले, वो एज अ सीक्वेंस पहले फर्स्ट आएगा देन सेकंड होती है। कौन सी थ्योरी, हायरार्की थ्योरी होती है जिसमें सीक्वेंस से सब चीजें होती हैं। आप ये नहीं कर सकते कि सेकंड वाली चीज फर्स्ट करेंगे या थर्ड वाली चीज फर्स्ट करेंगे, नहीं, फर्स्ट पहले आएगी देन सेकंड देन थर्ड। दिस इज अ हायरार्की थ्योरी। तो मैस्लो के सिद्धांत में हायरार्की थ्योरी में उन्होंने क्या बोला है, पहले के जो दो पिरामिड्स हैं उन्होंने इसमें इनको क्या बोला है, पहले ये देखते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। फर्स्ट हमारी क्या है, साइकोलॉजिकल नीड्स। फर्स्ट हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या है, जैसे फूड है, वाटर है, ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स है। ठीक है, देन सेकंड सेफ्टी नीड्स। ये मैस्लो ने बताया है कि ये थ्योरी सेल्फ पर डिपेंड होती है। ये जो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है ये किस पर डिपेंड होती है, सेल्फ पर डिपेंड होती है। सेल्फ पर डिपेंड है ये थ्योरी, सेल्फ पर डिपेंड होती है। ये थ्योरी किस पर डिपेंड होती है, सेल्फ पर। तो सेफ्टी नीड्स हो गया, एंड देन बिलोंगिंग एंड लव नीड्स, एंड देन फोर्थ है स्टीम नीड्स। फोर्थ क्या है, स्टीम नीड्स, अभी हम बताएंगे इनमें आता क्या क्या है। एंड देन फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फोर्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये भी रखना है आपको, मैस्लो की है। ठीक है, अब आता है साइकोलॉजिकल नीड्स, तो हमने बता दी जो हमारी बेसिक नीड होती है, फूड हो गया, वाटर हो गया, रेस्ट हो गया, वो हमारी क्या हो गई, साइकोलॉजिकल नीड्स हो गई। अब सेफ्टी नीड्स क्या होती है, सिक्योरिटी, हमको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि हम सेफ है, हमको सिक्योरिटी की नीड होती है, सिक्योरिटी की नीड होती है। एंड देन बिलोंगिंग एंड लव नीड्स क्या होती है, बिलोंगिंग एंड लव नीड्स क्या होती है, इंटीमेट रिलेशनशिप। इंटीमेट जो रिलेशनशिप होते हैं ना, इंटीमेट जो रिलेशनशिप है
इंटीमेट जो रिलेशनशिप है फ्रेंड से या किसी और पर्सन से, फैमिली से, वो हमारे बिलोंगिंग एंड लव नीड्स में आते हैं। स्टीम नीड्स क्या होती है? जो प्रेस्टीज फीलिंग ऑफ, प्रेस्टीज फीलिंग्स जो होती हैं, स्टीम नीड्स जो बहुत जरूरी एकोमोडेशन होते हैं, जो प्रेस्टीज नीड्स होती हैं, प्रेस्टीज और फीलिंग्स, इसमें क्या आता है? प्रेस्टीज और फीलिंग, प्रेस्टीज और फीलिंग, ठीक है। एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, ठीक है। ये हो गए। तो फर्स्ट के जो दोनों है वो बेसिक नीड्स हैं, फर्स्ट के जो दोनों है वो बेसिक नीड्स हैं। ये है साइकोलॉजिकल नीड्स, ये है साइकोलॉजिकल नीड्स दोनों, और ये हमारा जो है वो सेल्फ फुलफिलमेंट है। इन दोनों को सेल्फ फुलफिलमेंट भी बोलते हैं। ये जो दोनों होते हैं हमारे सेल्फ फुलफिलमेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है? ये हमारा आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत जो है वो हमने देखा क्या होता है। तो इसका आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो ने दिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? मुख्य अधिकारी ग्रंथि किसको कहते हैं? क्वेश्चन कह रहा है मुख्य अधिकारी ग्रंथ किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे एड्रिनल ग्रंथि, कंठ ग्रंथि, यौन ग्रंथि के कार्यों पर अपना नियंत्रण रखती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? युंग ने, एडलर ने, फ्रायड ने या सलीवन ने? सामूहिक चेतन का अचेतन का संप्रत्यय युंग ने दिया था। नेक्स्ट, पांचवा, अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? दमन का, यौक्तिकरण का, प्रतिगमन का या प्रतिक्रिया निर्माण का? बताइए, अंगूर खट्टे हैं ये किस चीज का उदाहरण है? यौक्तिकीकरण का। अंगूर खट्टे हैं किस चीज का है? यौक्तिकीकरण का। नेक्स्ट आता है अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? स्किनर के द्वारा। अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया, और यह सिद्धांत साधनात्मक अनुबंधन पर आधारित है। किस पर आधारित है? साधनात्मक अनुबंधन पर आधारित है, जिसमें प्रयोज्य के सीखने के व्यवहार का अध्ययन सक्रिय रूप से किया जाता है, जिसमें प्रयोज्य के सीखने के व्यवहार का अध्ययन सक्रिय रूप से किया जाता है। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? औसत बुद्धि वाले बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90-109 के बीच में होती है। 90 और 109 के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? नामिक, अनुपात, क्रमिक या अंतराल? इनमें से कौन सा सबसे अच्छा मापन का तरीका है? मापन के तरीकों में सबसे अच्छा तरीका अनुपात माना जाता है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस उसकी विशेषताएं हैं? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। जब सीधा कह रहा है अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन, तो औपचारिक सक्रिय अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है? कौन होगा? समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम, युयुत्सा? इसका ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन होगा वंशानुक्रम। जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है, जिसमें फंडा भी है इसका वंशानुक्रम का। नेक्स्ट आते हैं 11वें क्वेश्चन पे, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिकों के अनुसार
निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहज संबंध, विलयन, मार्गांतीकरण या नवीनीकरण? मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन किस विधि के द्वारा लाया जा सकता है? मार्गांतीकरण के द्वारा। मार्ग दिखाएंगे जब हम उसको, तब मार्गांतीकरण के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। 12वां क्वेश्चन, प्रत्ययों का बनते रहना एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? प्रत्ययों का बनते रहना किस प्रकार की प्रक्रिया? एक संचयी प्रक्रिया है। प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? भूलने का कारण नहीं है। पुनरावृत्ति का अभाव, पहला है मानसिक द्वंद, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा, शिक्षक की योग्यता। इनमें से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? शिक्षक की योग्यता तो इस रिलेटेड ही नहीं है क्वेश्चन से, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 14, स्पीयरमैन ने 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता एस कारक में, विशिष्ट कारक में, जी कारक में या सांस्कृतिक बुद्धि के कारक में? बताइए क्या होगा इसका? स्पीयरमैन ने द्विकारक बुद्धि का, द्विकारक बुद्धि का बताया है। यस फैक्टर, इसको कहते हैं फैक्टर, जनरल फैक्टर। तो स्पेसिफिक फैक्टर, जनरल फैक्टर, इनमें से जिसमें समस्या समाधान करने की क्षमता होती है उसको कहते हैं जनरल फैक्टर। समस्या समाधान करने की क्षमता जनरल फैक्टर। सीखी हुई बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम या पुरस्कार द्वारा सीखना, जिसको कि क्या कहा जाता है? प्रतिक्रियाएं प्रतिमानी माना जाता है, उनको मापन किया जाता है निरीक्षणात्मक अधिगम के द्वारा। बच्चे कैसे सीखते हैं? निरीक्षणात्मक अधिगम के द्वारा सीखते हैं। वही अभ्यास द्वारा नहीं सीख सकते, प्रतिमान नहीं किया जा सकता। अंतर्दृष्टि द्वारा बंडूरा ने दिया नहीं है, पुरस्कार द्वारा होगा नहीं, तो निरीक्षणात्मक अधिगम होगा, क्योंकि बंडूरा ने ऑब्जर्वेशनल थ्योरी दी है। बंडूरा ने कौन सी थ्योरी दी है? ऑब्जर्वेशनल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया है। वो पाप एक्टिंग और मॉडलिंग के थ्रू जो है, बच्चे कभी कभी मूवी भी देखते हैं तो हिंसात्मक व्यवहार क्या होते हैं अपना लेते हैं। वो अल्बर्ट बंडूरा का कथन है, उसी को ऑब्जर्वेशनल अधिगम कहा गया है। नेक्स्ट है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? अभी बताया, स्पीयरमैन। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? पुनः स्मरण, संवेदना, विस्मृति या स्मृति? क्या कहलाती है, ये पूछा है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्मृति। स्मृति तो पुनः स्मरण किया, याद आ गया तो वो स्मृति, लेकिन पुनः स्मरण करके भूल गए, असफलता नहीं याद आ रहा है, तो वो विस्मृति आता है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, व्यक्ति में उन मनो शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के द्वारा साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? ये व्यक्तित्व कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में किस तरीके के गुणसूत्र होते हैं?
डबल एक्स गुणसूत्र होते हैं। कौन से गुणसूत्र होते हैं? डबल एक्स। नेक्स्ट आते हैं 20वें क्वेश्चन में, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं, क्या कहलाता है? प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर आधे प्राप्तांक होते हैं, वो क्या कहलाता है? मध्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्यांक। आवृत्ति विवरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में एक विधि है। आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में एक विधि है आकृति, गुंफाक्षर आकृति, स्तंभाकृति आकृति, स्वलिखित आकृति। कौन सी आकृति है? स्तंभाकृति आकृति। वो जो है रेखा चित्र द्वारा जो प्रदर्शित की जाती है वो स्तंभाकृति आकृति होती है। वर्गांतर की आवृत्ति को या एक आयत के रूप में दर्शाया जाता है। वर्गांकृत की वर्गाकार आकृति होती है या आयताकार आकृति के रूप में दर्शाया जाता है, वो स्तंभाकृति आकृति होती है। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक पर, व्यक्तिगत विभिन्नता पर, शारीरिक क्षमता पर, पारिवारिक स्थिति पर। पारिवारिक स्थिति पर क्यों होगा? पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सबसे बड़ा ध्यान किस तरफ होना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नता पर। नेक्स्ट आता है 23 क्वेश्चन, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का किया, फिर अपनी चेतना का किया, फिर अभी एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन किसका है? मतलब पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, अभी उसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो ये कथन वुडवर्थ जी का है। किसका है? वुडवर्थ का। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है? किससे संबंधित है? 6 से यौवन तक। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? विकास के मनोसामाजिक विज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? एरिकसन ने। किसने किया? एरिकसन ने। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिकसन द्वारा किया गया। 26 क्वेश्चन के अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। बंडूरा, एडलर, यूंग, फ्रॉयड ने, सिगमंड फ्रॉयड ने। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भी भाषा भी क्रिया प्रसूत सिद्धांत द्वारा सीखी जाती है? किसका मानना है ये? स्किनर के द्वारा सीखी जाती है। 28 क्वेश्चन, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? प्रसार, मध्यांक, बहुलांक या मध्यमान? प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति का मान नहीं है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थार्नडाइक ने। लास्ट क्वेश्चन 30 के अनुसार बालक का आनुवांशिकता था वातावरण का गुणनफल है? किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। किसने कहा है? ये वुडवर्थ ने कहा है। ये 30 क्वेश्चन हमारे हो गए। बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 30 में? जो 30 में 25 अब प्लस ला रहा होगा वो सही चल रहा है इस समय। चलिए बताइएगा। फिर नेक्स्ट उसमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन है ये। फिर इसके बाद सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।